अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जो अधिगम की श्रृंखला हमारी चल रही है, इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम के प्रमुख प्रकार, और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक क्या है? प्रभावित करने वाले कारकों से तात्पर्य ये होता है कि वे सभी कारक या वे सभी कार्य जिनके द्वारा अधिगम या तो हमारा उच्च हो जाए, या अधिगम बढ़ जाए, या अधिगम कम हो जाए। बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे अधिगम को बढ़ा भी देते हैं और अधिगम को कम भी कर देते हैं। उन्हें हम कहते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। या कह सकते हैं वे सभी परिस्थितियां जिनके द्वारा अधिगम बढ़ जाए या अधिगम कम हो जाए, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम लोग इसी के अंतर्गत चर्चा करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक कारक। शारीरिक कारक, शारीरिक कारक हमारे कौन से हैं? शरीर से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित कारक कौन कौन से हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला इसके अंतर्गत हम बताएंगे ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण एक शारीरिक कारक है। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? आप बताइए। ज्ञानेंद्रियां 5 होती है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी, और ये हमारे अधिगम को प्रभावित करती है सभी प्रकार से। अगर हमारी आंख में कोई समस्या है, हम बहुत देर तक पढ़ नहीं पाते, या हम बहुत सामने से नहीं पढ़ पाते, हम दूर का नहीं पढ़ पाते, हम देख नहीं पाते, आंख ज्यादा देर पढ़ने बैठते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से ये आंख क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, और ये किसको प्रभावित करेगी? अधिगम को प्रभावित करेगी। अगर हमें कहीं से सुनाई नहीं पड़ रहा, कम सुनाई पड़ रहा है, सही से स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ रहा, तो भी हमारा अधिगम प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियां अधिगम को प्रभावित करने वाली बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। और ये कैसा कारक है आप बताओ? ये शारीरिक कारक है। तो शारीरिक कारक के अंतर्गत सबसे पहला ज्ञानेंद्रियां। दूसरी बात हम करेंगे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। देखो, अगर अरस्तु की परिभाषा आप याद करिए, अरस्तु ने क्या कहा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा। अब ये दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। आप पूरे दिन काम करते रहिए, आप पूरे दिन शारीरिक काम करते रहिए, उसके बाद में आप आइए शाम को, क्या आपका मन पढ़ने में लगेगा? बताइए, नहीं लगेगा। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से आप दिन भर मानसिक कार्य करते रहिए, बहुत ज्यादा मानसिक कार्य करने के बाद में आप मस्तिष्क का जो है वो थक जाएगा, तो उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो भी आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों स्वास्थ्य हमारे शरीर को हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। और ये कैसे कारक है? ये शारीरिक कारक है। बहुत बार ये सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है, निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक कौन सा है? तब आपको ये बताना पड़ेगा। तो पहला कारक कौन सा हो गया? हमारी ज्ञानेंद्रियां। दूसरा कारक कौन सा हो गया? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा जो कारक है वह है परिपक्वता। देखिए, ऑफलाइन बैच में जब टेट वगैरह में हम पढ़ाते हैं या सुपर टेट में पढ़ाते हैं तो ये बहुत बार प्रश्न आता है यहाँ पर। जैसे कि पहले दिन हमने आपको बताया था कि अधिगम होने की जो 3 स्थितियां थी, याद करिए आप। अधिगम के लिए हमने क्या बताया था? या तो प्रशिक्षण, या अभ्यास, या अनुभव। इन 3 के द्वारा ही अगर हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो ही अधिगम है, ऐसा बताया था।
और यहाँ पर जब बताते हैं कि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है तो बहुत बार ये प्रश्न उठता है। देखिए यहाँ पर इसका उसका ये दोनों मैटर अलग अलग हैं बिल्कुल। देखो कोई बालक 3 वर्ष का बालक है, दूसरा बालक 5 वर्ष का है, तो इन दोनों के अधिगम की जो तीव्रता होगी वो भिन्न भिन्न होगी। ये बालक इस बालक की अपेक्षा जल्दी सीखेगा, तीव्र गति से सीखेगा, क्योंकि जितना ज्यादा व्यक्ति परिपक्व होता चला जाता है वह उतना ही अच्छा सीखता चला जाता है। जितना बालक छोटा होता है उतना अच्छा वो नहीं सीख पाता है। तो परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है। और ये कौन सा कारक है? शारीरिक कारक है। तो पहला हमने पढ़ा शारीरिक कारक। शारीरिक कारक के अंतर्गत 3 बातें, ज्ञानेंद्रियां, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। ज्ञानेंद्रियां अधिगम को प्रभावित करती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है और परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। ये कैसे कारक है? शारीरिक कारक। ये शारीरिक कारक है। तो इसके आगे हम बात करेंगे। ये पहला कारक था शारीरिक कारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं और कभी कभार पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन है। तब हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये कैसा कारक है। तो आप समझिए मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं। और मनोवैज्ञानिक कारक में जो सबसे पहला कारक होता है वह होता है अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक अभिप्रेरणा है। जिस व्यक्ति के अंदर या जिस बालक के अंदर अभिप्रेरणा की कमी है वह बालक कभी भी अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएगा। और देखिए अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों में कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध होता है। एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं। अभिप्रेरणा अधिगम के बिना, अधिगम अभिप्रेरणा के बिना। तो अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है। देखो 2 बालक है, एक बालक है ए, दूसरा बालक है बी। ए बालक को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, इसके अंदर बहुत उत्साह है इसके अंदर, और इसके अंदर बिल्कुल उत्साह नहीं है, ये हतोत्साहित है। तो ये बालक जल्दी सीखेगा, ये बालक बहुत देर से सीख पाएगा। यहाँ पर अगर आप थार्नडाइक महोदय का भी हम नियम पढ़ेंगे तो तत्परता का नियम कहता है कि जब तक आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हैं तब तक आप किसी भी विषय वस्तु को सीख नहीं पाएंगे। और जैसे ही आप सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं आप कठिन से कठिन क्रियाकलापों को भी सीख लेते हैं। तो अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है। अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कहा गया है। अभिप्रेरणा क्या? अधिगम का राजमार्ग है। तो पहला कारक हो गया हमारा अभिप्रेरणा। दूसरा कारक है रुचि और रुझान। रुचि और रुझान। देखिए रुचि और रुझान ये भी अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर किसी बालक की रुचि साहित्य में है और आप उसको विज्ञान पढ़ा रहे हो, आप उसको लगातार गणित पढ़ा रहे हो, तो वह बालक कभी भी सही से सीख नहीं पाएगा। एक अध्यापक को चाहिए कि शिक्षण कार्य करते समय बालक की रुचि और रुझान का ध्यान रखे कि बालक की रुचि किस विषय में है और बालक की रुचि जिस विषय में है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, उस विषय वस्तु को ज्यादा पढ़ाया जाए। इससे उसका अधिगम प्रभावशाली होगा, नहीं तो अधिगम प्रभावित हो जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक कारकों का दूसरा कारक है रुचि और रुझान। पहला कारक है अभिप्रेरणा, दूसरा कारक क्या है? रुचि और रुझान। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है अधिगम की इच्छा। अधिगम की इच्छा। अगर किसी बालक के अंदर अधिगम की या हम कहें सीखने की इच्छा ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसको सिखा रहे हो, तो क्या पता ये सीख पाएगा? वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। बालक तब सीख पाएगा अच्छी तरीके से जब उसको सीखने की अंदर से इच्छा होगी। थार्नडाइक महोदय कहते हैं तत्परता के नियम में कि एक घोड़े को 10 आदमी मिलकर के तालाब तक तो लिए जा सकते हैं,
लेकिन 20 आदमी मिलकर भी उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए क्या है, तत्पर ही नहीं है। तो जब आपकी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, सीखने की, तब आपको कोई भी ताकत नहीं सिखा सकती है। अधिगम की इच्छा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। तो हमने पढ़ा अभिप्रेरणा, रुचि और रुझान, और तीसरा पढ़ा अधिगम की इच्छा। चौथा प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है बुद्धि कारक। बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं अगर हम देखें तो बुद्धि के आधार पर। एक प्रकार का होगा, देखो, सामान्य, या कोई बालक सामान्य होगा, या कोई बालक होगा सामान्य से उच्च, और या होगा सामान्य से निम्न। सामान्य बुद्धि का बालक, उच्च बुद्धि का बालक, या सामान्य से निम्न बुद्धि का बालक। अब इन तीनों के सीखने की गतियां जो है वो भिन्न भिन्न होती हैं। तीनों के सीखने की जो दर है वो समान नहीं होती है, तीनों की दर भिन्न भिन्न होती है। सामान्य से ज्यादा जल्दी सीखता है उच्च वाला, और सामान्य से बहुत देर में सीख पाता है निम्न बुद्धि वाला। तो बुद्धि कारक भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ये कैसे कारक है? हमारे मनोवैज्ञानिक कारक है। तुमने सबसे पहले पढ़े शारीरिक कारक, इसके अंतर्गत हमारी ज्ञानेंद्रियां, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, ये 3 आपको याद रखने हैं। दूसरे हमने पढ़े मनोवैज्ञानिक कारण, अभिप्रेरणा, रुचि और रुझान, अधिगम की इच्छा और बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अगला कारक है हमारा तीसरा, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत सभी प्रकार का बालक का पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सभी प्रकार का पर्यावरण बालक को प्रभावित करता है। बालक की मान लिया बुद्धि बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वह जहां पर रह रहा है, वह जिस स्थान पर रह रहा है, मान लिया अगर हम उसके परिवार की बात करें, परिवार, जिस परिवार में वह रह रहा है उस परिवार में दिन रात कलह हो रही है, बराबर लड़ाई झगड़ा, परिवार में एक सदस्य दूसरे सदस्य से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दिन रात उनके यहाँ मतलब कोलाहलपूर्ण वातावरण है। तो ऐसे वातावरण में बालक कभी भी सही से सीख नहीं पाएगा। सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। अगर दूसरी बात हम करें पड़ोस की, पड़ोस भी बालक के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। पास पड़ोस का जो वातावरण है बहुत दूषित वातावरण है, तो वहां पर भी बालक कभी भी सीख नहीं पाएगा। घर की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो आर्थिक स्थिति भी बालक के सीखने को प्रभावित करती है। और ये सब क्या है? एक प्रकार के वातावरणीय कारक है। सब वातावरणीय कारक हैं। पर्यावरणीय कारक है वो किसी प्रकार का वातावरण हो सकता है, और सभी प्रकार के वातावरण अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये वातावरणीय कारक था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं। अगर हम देखें नंबर 4 पर अन्य कारक, तो अन्य कारकों के अंतर्गत कौन कौन से कारक आएंगे जो प्रभावित करते हैं? सबसे पहला कारक आएगा आपका विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो विषय सामग्री सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, बालक की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। अब बालक है 5 वर्ष का और विषय सामग्री आप उसकी आयु से ज्यादा की दे रहे हैं, आप 7 वर्ष की दे रहे हैं, तो बालक समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। पुस्तकें भी 2 प्रकार की होती है। नोट्स भी आप बनाते हो, कभी कभी आप भी देखना, साइको की किताब ले लीजिए, किसी पुस्तक की जो भाषा शैली है बहुत अच्छी है, किसी पुस्तक की भाषा शैली बहुत क्लिष्ट है। तो सभी प्रकार की भाषा शैली सबके समझ में नहीं आ पाती है। हमेशा विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अगर आपसे पूछे तो विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल होना चाहिए,
सुबोध होना चाहिए, सहज होना चाहिए, ताकि बालक को आसानी से सभी बातें समझ में आ जाए जो आप विषय सामग्री बालक को पढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत अन्य कारकों में आप कह सकते हो अधिगम की विधियां, अधिगम की विधियां, अधिगम की विधियां भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आप अधिगम किस विधि से करा रहे हो, बालक के जो बालक पढ़ रहा है, जिस क्लास में पढ़ रहा है, क्या उस क्लास के अनुरूप है, या आप जो सिखा रहे हो क्या वो उसके अनुरूप है। अब छोटे बच्चे को अगर व्याख्यान विधि से आप सिखाओगे, क्या वो सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। लेक्चर मेथड से छोटा बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो सभी आयु वर्ग के लिए, सभी क्लासेज के लिए ये जो शिक्षण विधियां होती हैं ये भिन्न भिन्न होती हैं। तो बालक के शिक्षण के समय हमें इसका भी ध्यान रखना है। शिक्षण विधियां भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगला कारक है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है, अभ्यास। अगर आपने कोई विषय वस्तु सीख रखी है पूर्व में और आपने उसका अभ्यास करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बातें आपके मस्तिष्क से उसका विस्मरण होने लगेगा, वो आप भूलने लगोगे। अभ्यास क्या है? किसी क्रिया को बार बार दोहराना, किसी क्रिया को बार बार दोहराना ही अभ्यास है। और जब हम किसी क्रिया को सीख करके बैठ जाते हैं, उसको दोहराते नहीं है, तो वो बातें धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क से क्या होती हैं? वो विस्मृत हो जाती हैं, फिर वो बातें हमें याद नहीं रहती हैं। और इसलिए कहा गया कि अभ्यास भी सीखने को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। इसलिए सभी को ये क्या नाम, अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। आप कोई विषय आपको कितना भी अच्छा मालूम हो, आपको गणित है, विज्ञान है, जो भी विषय है आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर आपने उसका अभ्यास करना बंद कर दिया तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप वो सब कुछ भूल चुके होंगे। आपको अंदर से ये लगता रहेगा कि ये हमें याद है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जब हम उस प्रश्न को हल करने के लिए बैठते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क से गायब हो चुका होता है। तो अभ्यास बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और एक अंतिम कारक और हम देख लेते हैं, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है। आपने पूर्व में कुछ सीख लिया है, और अगर आपने पूर्व में कुछ गलत तरीके से सीख लिया है तो बहुत बार प्रयास करने पर भी आपको जब नया सिखाया जाएगा, आप पूर्वानुसार क्रिया करेंगे। अभी हम थॉर्नडाइक के गौड़ नियम पढ़ेंगे, वहां पर हम इस बात को और स्पष्ट आपको समझाएंगे कि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। आपने कोई बात गलत तरीके से सीख ली और फिर आपको जब दोबारा सही तरीके से सिखाई जाएगी, वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। आपका मस्तिष्क मानने की तैयारी नहीं होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि सीखने के बाद भी जब कभी प्रश्न आता है तो हम जो पूर्व में सीखे होते हैं उसी को उत्तर में टिक कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क में एकदम फिट हो चुका है कि हाँ, प्रश्न का उत्तर यही है। तो हमेशा पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है। तो ये हमारी कुछ थी शिक्षण की अधिगम को प्रभावित करने की विधियां। 4 प्रकार की विधियां, कारक, 4 प्रकार के कारक पढ़े हमने। शारीरिक कारक पढ़ा, मनोवैज्ञानिक कारक पढ़ा, पर्यावरण संबंधी कारक पढ़ा और कुछ अन्य कारक पढ़े। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में।